शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बस यही बाकी निशान होगा। नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नई भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी न किसी ऐसी खास सक्सेस से रूबरू कराऊंगा और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब आज के हमारे खास मेहमान स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीर शहीद सुखदेव के परिवार से उनके भतीजे श्री अशोक थापर जी हमारे साथ मौजूद हैं। थापर साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। थापर साहब, हम सुखदेव जी की उस बचपन की यात्रा को थोड़ा आपकी नज़रों से हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके परिवार से हैं और ये सौभाग्य है हमारा कि कुछ जानकारियां हमें आपके माध्यम से, विकिपीडिया पे तो कुछ लिमिटेड जानकारियां हैं, आप उनके परिवार के सदस्य हैं, आपके बुज़ुर्गों ने भी कुछ उनका इतिहास आपको बताया होगा। थोड़ा वो इतिहास की वो बातें जो जनता से छुपी हुई हैं थोड़ा बताते चले। उनका कब जन्म हुआ, जितनी मेरे पास जानकारी 15 मई को अभी कुछ दिन पहले उनका जन्मदिवस मनाया गया है, थोड़ा साझा करते चले थापर साहब। आपके चैनल से माध्यम से हरियाणा आवाम को मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि शहीद सुखदेव थापर का जन्म मोहल्ला नौगरा लुधियाना में 15 मई 1907 को हुआ था। उनकी माता का नाम रली देवी, उनका पिता का नाम रामलाल जी था। जब माता के पेट में 5 महीने तक हमारे दादाजी जैसे बता रहे हैं कि उनकी रामलाल जी की डेथ हो गई थी, उस को पालने के लिए हमारे दादी और दादी चाची जो उन्होंने वो देखभाल की, तब उनका जन्म हुआ। 5-6 साल की उम्र तक वो लुधियाना मोहल्ला नौगरा में रहे और उसके बाद वो लाहौर चले गए। जब छोटे से थे, हमारे दादी बताते हैं, बहुत शरारती किस्म का बच्चा था वो। तीयों का मेला हिंदुस्तान में कहीं नहीं लगता, मोहल्ला नौगरा में लगता था जी, जो कि 65 में बंद हुआ। आज़ादी से पहले ही वहाँ थे, तीयों का मेला लगता था। बहुत लंबे लोग वहाँ पे लंबे समय से लोग आ रहे थे। वो जब खेलता था तो वहाँ खिलौने बेचने आते थे जो लोग, तीर कमान उठाकर या पिस्टल प्लास्टिक की बोतल उठाकर खेलता था। हमारे दादी जी डांटते भी थे, वो मानता नहीं, बड़ा जिद्दी किस्म का बच्चा था वो, जैसे बता रहे हैं जी। तो उसके बाद उनके चाचा जी चले गए लाहौर, तो पढ़ने के लिए 6 साल की उम्र के लाहौर चले गए। वहाँ पे पढ़ाई के समय चलते चलते, जैसे हमारे दादाजी बताते थे कि उनकी लाला लाजपत राय की फाउंडेशन थी वहाँ स्कूल कॉलेज में, तो सांडस ने उनको लाठियों से, सत्याग्रह में लाठियों से उनको जान से मार दिया जी। तो सुखदेव में कुछ जज्बा ऐसा था कि उन दिमाग में आ गया कि इसका बदला जरूर लेना है। तो उन्होंने प्लान बनाई, तो भगत सिंह का तब मेल नहीं हुआ था जी। जब उन्होंने प्लान बनाई, वो दिमाग तौर से बहुत ही चुस्त और चालाक था जी। जो भी प्लान्स होता था वो अपने दिमाग से रखता था। उसने सांडस को सरेआम मोटरसाइकिल से जाते हुए गोलियों से मार दिया। तब भागते भागते वो भगत सिंह, राजगुरु और भी कई साथी से, उन्होंने 23 मेंबर और थे जो बता रहे हैं हमें कि 23 मेंबर, उन्होंने प्रण किया कि नौजवान सभा बनाई जिससे हमने देश को आज़ाद कराना है। आज़ाद बहुत कुछ किया, सारा दिमाग तो चलता था सुखदेव का। जो मैंने किताब भी पढ़ी है, जो उनके लिखी हुई लेटर भी हमारे पास हैं, वो भगत सिंह, राजगुरु और भी जितने साथी थे, ये दिमाग इनका ही चलता था सुखदेव जी का। उन्होंने प्रण किया कि आज़ादी करानी है, देश को आज़ाद कराना है और इसलिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत जद्दोजहद से इन्होंने काम किए। बम पे का सारा प्लान तो सुखदेव का था और भगत सिंह का नाम उनके साथ जुड़ गया। राजगुरु, शिवराज राजगुरु पूना के रहने वाले हैं जी। भगत सिंह का जन्म हुआ लाहौर में, वो खटखट कला में भी उनका पुराना घर था। तो उनका मुलाकात ऐसे इकट्ठे हो गया, तो उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान की। छोटी सी उम्र में, 24 साल की उम्र थी, तो 2-3 महीने भगत सिंह छोटे थे, राजगुरु भी छोटे थे। भगत सिंह को बड़ा भाई कहते थे जी। जो हमने सुना है दादाजी से कि उनको बड़ा भाई समान, की माता भी उनको कहती थी ये तुम्हारा बड़ा भाई है। थापर साहब, हम तो ये भी सुनते हैं कि आज़ादी तो चरखा चलाने से मिली। आप बातों से बता रहे हैं कि क्रांति वीरों की वजह से आज़ादी आई, इतना बलिदान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और शहीदों ने दिया। मैं स्पष्ट बात करना चाहता हूँ, जो मेरे साथ बीती है, मेरे दादाजी से बीती, जो कहते हैं, कई लोग बुरा भी मान जाएंगे। महात्मा गांधी चाहते तो उनको बचा सकते थे,
आप बहुत बड़ी बात करें। ये मैंने जी टीवी में मेरे को सवाल पूछे गए, जी उन्होंने काट दी, हिंदुस्तान की आवाम को बताना नहीं दिया, जी क्योंकि अंग्रेज डरते थे, महात्मा गांधी से डरते थे कि अगर ये इनको बचा दिया तो ये हमसे भी ऊपर जाएंगे तीनों। नहीं, बचा कैसे सकते हैं थोड़ा? आ सकते थे, अंग्रेज डरते थे कि उनको लड़ते, जैसे आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, पैदल यात्राएं की, बैरिस्टर थे वो, उनको बचा सकते थे, उनका केस लड़कर भी बचा सकते थे। वैसे भी अंग्रेज डरते, बचा सकते थे। उन्होंने कहा तो मन चले हैं, शरारती बच्चे हैं, इनको क्या है। इन्होंने ये वर्ड बोला है। उनके गवाह भी मैं आपको बता देता हूँ, सरदार थे वो, नाम खुशवंत सिंह के फादर थे, वो उनके मेन गवाह थे। जी जी। अब मेरे को सवाल जी टीवी वालों ने पूछा है 5-4 साल पहले, तो उन्होंने काट दिया, पब्लिक को बताने नहीं दिया। मैंने यही बोला था कि महात्मा गांधी चाहते तो इन लोग को बचा सकते थे, क्योंकि उनकी फोटो नहीं लगनी थी, फोटो इनकी लगनी थी फिर नोटों पे। अब इनकी देखो, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, 3 जिस्म एक जान थे, उनको कहाँ रखा हुआ है? कहीं नहीं नजर आ रहा है। अगर मैंने पार्लियामेंट में राष्ट्रपति, पहले प्रणब जी के राष्ट्रपति भवन में भी बोला उनको, राजगुरु की फैमिली भी आई थी, मैं भी वहाँ पे था, मैंने कहा प्रतिमा तीनों की लगनी चाहिए पार्लियामेंट में। अकेले भगत सिंह की 3 जिस्म एक जान थे, आप उनको अकेले अलग क्यों कर रहे हो? जी। तो उन्होंने भगत सिंह लगा दी। तो मैंने फिर चिट्ठियाँ लिखी, फिर मिलने की कोशिश की कि तीनों, हर वक्त मैं आपके चैनलों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, इनको अलग मत करो। क्यों? उनके जो अस्थियाँ तो मिली नहीं किसी को, ना भगत सिंह की मिली, ना राजगुरु, ना सुखदेव की। उनकी रूहें भड़क रही हैं। ये लोग नहीं समझते, जो समझने वाले हैं वो समझते हैं, उनकी रूहें भड़क रही हैं। थापर साहब, आपने बहुत मार्मिक बात रखी है कि जो 3 जिस्म एक जान थे, वो उनको अलग अलग कर दिया। उनको जितना मान सम्मान तीनों को एक मंच पर दिया जाना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं नदारद है। क्या आपको लगता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से अनेकों काम कर रहे हैं, क्या आपके इस सपने को भी साकार कर सकते हैं? क्योंकि मैं अभी आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूं, वो व्यक्तिगत तौर पे आंसू नजर नहीं आ रहे कि सुखदेव जी आपके पारिवारिक सदस्य थे इसलिए आंखों से आंसू हैं, वो उनकी शहादत को सलाम है जिस बच्चे ने एक 24 वर्ष की आयु में अविवाहित होते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। आप अपील किस प्रकार से आप करना चाहेंगे? निश्चित तौर पे ये पूरे देश का एक नैतिक फर्ज है कि उन 3 जिस्म एक जान को दोबारा से एक जान कर दें। थापर साहब, देखो जी, मेरे को प्रधानमंत्री, कितने प्रधानमंत्री आए, मेरे को नरेंद्र भाई मोदी से थोड़ा सा मान इसलिए है कि मैं कई सालों से देख रहा हूँ, 2 बार तो मेरे को उन्होंने सम्मानित किया। मैं उनका फ़ैन इसलिए हूँ, उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिसे किसी 75 साल 70 साल किसी ने किए नहीं सरकारों ने। जी, पहली तो सरकार उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो 370 तोड़ी है, वो बहुत ही सराहनीय काम है। जी, लोगों के लिए नहीं होगा, मेरे लिए बहुत सराहनीय। क्योंकि हिंदुस्तान में कितने प्रधानमंत्री आने के बाद किसी ने ऐसा काम नहीं किया जो 370 तोड़े। जी, उसके बाद राम मंदिर का निर्माण बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए कि जो हम राम जी के वंशज हैं, उनका निर्माण ना हुआ तो बहुत गलत बात थी। नरेंद्र मोदी भाई ने वो भी मान की। मैं ये नहीं नरेंद्र भाई की तारीफ कर रहा हूँ, जो अच्छे काम करेगा उसकी तारीफ होगी। जी, नरेंद्र भाई ने ये भी काम किया। और देखिए दूसरी बात, जो पहलगाम में हर साल, हर 2 साल बाद, 5 साल बाद नजायज़ लोगों को, अनहत्थे लोगों को मारा जाता है, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने वहाँ पे अनहत्थे गोलियाँ खाई हैं। लेडी सिंदूर जो ऑपरेशन किया है, बहुत बढ़िया किया नरेंद्र मोदी ने। पहले भी उनको स्ट्राइक वहाँ पे उनके घर में जाकर उनको तबाह किया है, बहुत अच्छी बात। तीसरी बात की है, क्यों ना उनको सैल्यूट किया जाए। ऐसे नरेंद्र भाई मोदी ऐसे प्रधानमंत्री होने चाहिए, जैसे कि हमारी सरकारें हैं, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है, MP है, इन भी राज्यों में भी ऐसे CM होने चाहिए कि देशभक्ति के लिए जो उनका जज्बा होना चाहिए। थापर साहब, हम बड़े बुजुर्गों से पढ़ते हैं, जिन लोगों ने अपना इतिहास बुला दिया, उनकी पीढ़ियां भी, उनकी वंशवेल खत्म हो जाती है, उनका इतिहास कोई नाम लेने वाला व्यक्ति नहीं रहता। क्या सरकारों को इस प्रकार के हमारे इतिहास, जो वीर शहीदों के, महापुरुषों के नाम पर कोई प्रतिमाएं, कोई स्कूल कॉलेज, कोई इस प्रकार की, या जो शैक्षणिक, जो शिक्षा प्रणाली है हमारी नई शिक्षा नीति, क्या इस प्रकार के शहीदों के इतिहास के बारे में कुछ हमारे बच्चों को जब हम पढ़ाएंगे तभी तो हमारे इतिहास को जानेंगे, और जो इतिहास जानता है अपना तो उसका बहुत सुखद भविष्य भी नजर आता है। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। चंद्रशेखर आज़ाद UP के रहने वाले थे। जी,
वहाँ प्रतिमा 100 फुट से ऊपर लगने जा रही है। उसकी मैंने नींव पत्थर, मैं भी गया था वहाँ पे, तो मेरा ख्याल 2 साल में पूरी बहुत बड़ी प्रतिमा लगी। ऐसे ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की हर शहरों में प्रतिमा तीनों की लगनी चाहिए, अकेले की नहीं लगनी चाहिए। क्यों? 3 जिस्म एक जान थी, तीनों ने एक वक्त फांसी दी है कि ना अलग अलग दी है। जैसे हरियाणा में हर चौक में लगना चाहिए, तो तीनों की प्रतिमा लगी जाए कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, चाहे वो जाट था, चाहे वो ब्राह्मण था, चाहे वो खत्री था, उनको तीनों को बराबर तोलना चाहिए, ना कि अलग अलग। ये तो सौतेला व्यवहार होगा कि 3 भाई हैं, एक को बड़े भाई को ज़्यादा दे दो, छोटे भाई को पूछो, जो तीसरा हो उसको कुछ ना दो। ये तो गलत बात है ना जी। थापर साहब, हम वीर शहीदों की बात कर रहे हैं। उस आज़ादी को प्राप्त करने में स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो अपने अधिकारों के लिए, उनके वंशज भी ऐसे ही अपने अधिकारों के लिए जगह जगह मारा मारी अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन जिस स्तर पर सुनवाई होनी चाहिए वहाँ उस स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही। उसके अलावा एक और नई प्री पार्टी स्टार्ट होगी कि 84 के इमरजेंसी के समय में कुछ लोग जो जेलों में रहे उनको भी स्वतंत्रता सेनानी के तरीके से कुछ ऐसा बेनिफिट दिया जा रहा है। आप क्या मांग करते हैं सरकार से कि किस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानी परिवारजनों का भी सरकारें ख्याल रखें, ताकि जब हम उनका ख्याल रखेंगे तभी तो उनसे उपज जो पैदा हुई है, जो अल्टीमेटली देश तो उन्हीं लोगों से चल रहा है। क्या आप सरकार से मांग करें? मैं तो सरकारें कई आई कई चलेगी। मैं तो सरकारों से बेनती करता हूँ कि शहीदों के बते ये नहीं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव है, करतार सिंह सराभा भाई, सरदार उधम सिंह है, और सर अपने यूपी में है बहुत, और 23 और लोग थे। जो केस चला था लाहौर में, सुखदेव वर्सेस अंग्रेज सरकार, सुखदेव वर्सेस अदर मेंबर, 23 मेंबर और थे इनके साथ, भगत सिंह, राजगुरु, और भी 23 मेंबर थे जिनके साथ केस चला जाए। तीनों को फांसी दी गई। क्यों? जिन कई ऐसे बंदे हैं जो उनको पूछा नहीं जा रहा जी। लखनऊ में भी है, हरियाणा, पंजाब में भी है। जैसे कि 19 अप्रैल 1913 में जो जलियांवाला बाग में, वो लोग कहाँ हैं? देखो उनके बच्चे रोल रहे। कितने परिवार थे जो निहत्थे मारे गए, खून के अंदर चले गए, उनको बच्चों को नहीं पूछा जा रहा। अब देखो अजय, क्या नाम है एक्टर, अजय कुमार ने फिल्म बनाई जी, वहाँ जाकर वो एक दिन हाजिरी लगाकर चले गए। जैसे राज बब्बर ने सुखदेव के घर आए 2002 में, अपनी फिल्म बनाई, चले गए, एक बार दोबारा आए, उसके बाद आज 20 साल हो गए, उसने नहीं पूछा। सब मतलब के लिए हमारे पास आते हैं जी। ऐसे ही सरकारें भी मतलब, जब मतलब होता है 23 मार्च को शहादत का दिन होता है तब जागते हैं। जब 15 मई को जन्मदिन होता है तो अखबार में इश्तिहार देते हैं कि आज सुखदेव जी का जन्मदिन है। वहाँ आना नहीं, जाना नहीं, सिर्फ लोगों को ही दिखाना है हम शहीदों के प्रति काम कर रहे हैं, पर शहीदों के प्रति वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए। आप बात कर रहे हैं कि हमें उनके दिए हुए संस्कारों को हम पकड़ नहीं पाए। मैं बहुत बड़े साहित्यकार दिनकर जी की बातें पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि भी हम जो चरित्र निर्माण जो होना चाहिए था, किसी देश की अगर उन्नति करनी है, किसी देश को बड़ा राष्ट्र बनाना है, तो उसका चरित्र निर्माण बहुत ज़रूरी है। शायद ये कुछ कमी रह गई कि आज हम, हमारे जो लोग हम भटक रहे हैं, मतलब अधिकारों की लड़ाई के लिए हम आंदोलनरत हैं, आम जनता वर्तमान में, उसमें हमारे शहीद देश की आज़ादी के आंदोलनरत थे। तो वर्तमान समय में आप क्या वो नज़ारा आप देखते हैं, क्या वो गिरावट किस स्तर पर आई? क्या हमारे अंदर कुछ ऐसा गिरावट आ गई? बताते चले थोड़ा। जज्बा नहीं, हमारे जो नौजवान है पीढ़ी, देखो मैं तो स्पष्ट 2 बातें हमेशा ही कहता हूँ। मैं कहीं भी स्टेट में जाता हूँ 2 बातें जरूर कहता हूँ। पहले तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे यहाँ पे, अब वहाँ बच्चे हमारे जाकर अंग्रेजों के गुलाम बन रहे हैं। क्यों नहीं? मैंने तो प्रधानमंत्री को टेलीफोन पे बात किया, लेटर भी लिखी है कि जो बच्चे बाहर जाते हैं उनके लिए इतनी सहूलत इंडिया में मिलनी चाहिए, तो बच्चे बाहर ना जाएं। वहाँ भी जाकर अंग्रेजों के गुलाम ही है ना। देखिए आप कितने लाखों लोग, हरियाणा, पंजाब, सारी स्टेटों से लोग बच्चे जा रहे हैं बाहर। दूसरी बात, मैं नशे के विरुद्ध चलता हूँ। जो नशा फैल रहा है कहाँ से आता है? ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से नशा आ रहा है। हर रोज़ अमृतसर गिरता है, कोई फिरोजपुर में गिरते हैं, कितना क्विंटल नशा गिरता है। ठीक है, भगवंत मान लगे हुए हैं, किसी हद तक नशा कंट्रोल कर रहे हैं, पर नशा कहाँ से आता है उसको रोकना चाहिए। जो किसी के घर को नशा मिलता है तो उसको पकड़ कर अंदर करता है, वहाँ तो जहाँ से आता है उसको क्यों नहीं पकड़ते हम लोग? इनपुट पे प्रहार करना चाहिए। जहाँ से नशा आता है उनको रोकना चाहिए, वहाँ नशा आगे जाए ही ना।
लेकिन अधिकारी तो कहते हैं कि हमें कंजप्शन पर रोक लगानी है, जबकि जहाँ से नशा एंटर कैसे कर गया भारत की सीमा में? बाहर की सीमा में ऐसे मिली बखस होता है। आप कहते हैं अधिकारियों से, कई अधिकारी पकड़े गए नशा के साथ। अब देखो कल एक लड़की पड़ी गई जो पाकिस्तान को मैसेज भेजती थी या उनको रिपोर्ट देती थी। ये गलत बात है, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अपना देखो बांग्लादेश को याद कराया, वो भी हमारे एनटीओ है। अब देखो हमारा देश ऐसा देश है, सबको गले लगाकर चलता है। हिंदुस्तान की तरक्की और ज़्यादा होगी या हमारे लोग, पाकिस्तान के लोग जितने मर्जी आ जाएं इंडिया में, वो रहते हैं जी। हम जहाँ जाएं तो वहाँ पर इतनी पॉपुलेशन नहीं है। आप देखो हमारे हिंदुस्तान में कितने मुसलमान आ गए। हमारे पंजाब में देख लीजिए, सन 80 में 2 परिवार थे, मियाँ जी बनारस साड़ी वाले और खुद रहमान जो मस्जिद चला रहे हैं। अब 2 लाख से ऊपर आबादी है। अब जैसे यूपी में देख लो, योगी ने काफ़ी कंट्रोल किया, वहाँ से लोग पलायन करने शुरू कर दिए। ये रोकना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं चलता मेरे अंदर क्या है, आपके अंदर क्या है। कोई जो बाहर से आता है, आपको क्या पता है इसके अंदर क्या है? जब कि इसकी तहकीकात नहीं होगी तब तक कैसे चलेगा सर जी। ये देखिए अब ड्रोन अब फिर भी आने शुरू हो गए। इनका तो सफाया कर देना चाहिए। मैं तो बेनती करता हूँ अमित शाह, राजनाथ जी से, ऐसा कोई सरकार 3 ये तिकड़ी है जो बढ़िया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ जी, इनकी इतनी बड़ी दिमाग है, इनको तो 2 दिन में सफाया कर देना चाहिए। पाकिस्तान को भी कब्जे में कर लेना चाहिए। जैसी उनकी हरकतें हैं, हमारे निहत्थे लोगों को मार रहे हैं। पहलगाम में निहत्थे लोगों में इन्होंने ऑपरेशन बहुत बढ़िया कि संदूर ऑपरेशन जो किया बहुत बढ़िया, पर इसको और सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि ये बाज नहीं आएंगे। हर दिन ये प्लान बनाते रहते हैं, 20 साल में प्लान बनाते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर उनको ट्रेनिंग देते हैं, वो हिंदुस्तान के बरखिलाफ भड़काते हैं। ये इसको दूर करना चाहिए। इनका तो सफाया होना चाहिए, तभी हिंदुस्तान में हिंदुस्तान अभी 1 नंबर पे है वर्ल्ड में, इसी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि भारत देश है, ऋषियों मुनियों का देश है ये जी। आप देख रहे हो कि भारत में कहीं जाकर ओबामा वैसे राष्ट्रपति वर्ग बजरंगबली को मानते थे, आपको पता होगा जी। तो हमारे देश में तो ऋषियों मुनियों की तपस्या ऐसी है कि हिंदुस्तान को कोई कुछ नहीं कर सकता। थापर साहब, जिस परिवार से आप आते हैं, क्या आपके ऊपर कुछ प्रेशर महसूस नहीं होता कि भी इस क्रांतिकारी परिवार से, इस वीर शहीद के परिवार से मैं आता हूँ, कुछ जिम्मेवारियाँ समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, कुछ आपको बोझ नज़र आता है, या उन बोझ को आप ताकत के रूप में समाज हित, राष्ट्र हित में आप लगाते हैं? लगाते तो हैं, पर जो सरकारें नहीं चलने देती जी, क्या करें। अपनी तरफ तो बहुत कोशिश करते हैं किसी का भला हो। हम ब्लड हर साल ब्लड कैंप पिलाते हैं, कई 100 बंदे उनको ब्लड को यूज़ करते हैं। आँखों का मोतियों का ऑपरेशन जो होता है फ्री करवाते हैं, मेडिकल कैंप लगवाते हैं, और बच्चों को बुक्स वगैरह बांटते हैं, बच्चों को एजुकेट करते हैं कि शहीद सुखदेव का जन्म जहाँ हुआ वो यहाँ खेले कूदे। ऐसा काम करते हैं, पर सरकारें उस तरफ ध्यान नहीं देती। वो सरकारें तो भूल जाती हैं, ठीक है जिस दिन 23 मार्च आगे शहीदी दिवस होगा, हम नमन कर देंगे, हाथ जोड़ देंगे, 2 भाषण दे देंगे, अखबारों में खबरें लग जाएंगी बस। उन 24 मार्च को देख लेना आप, सारे हिंदुस्तान में कहीं राजगुरु को नहीं पहचाना जाएगा। और मैं लुधियाने में जरूर करूँगा, चाहे 100 बच्चा बुलाकर उनको उसी प्रतिमा में जाकर फुवारा भारतनगर चौक में नतमस्तक होंगे। और 28 सितंबर को वो खटखट कला में जाकर सीएम करते हैं, हर सीएम। हम बच्चों को लेकर भारतनगर चौक में प्रतिमा लगी है, तीनों को नमन करेंगे, बच्चों को वहाँ बुलाकर एजुकेट करेंगे। थापर साहब, आपने एक चर्चा के दौरान बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया कि हमारे जो वीर शहीद थे, उन्होंने तो आज़ादी की लड़ाई लड़ के जब देश को आज़ाद किया, अंग्रेजों की गुलामी से देश को आज़ाद कराया। अब वर्तमान में हमारे बच्चे जो दुनिया की चकाचौंध और पैसे के लालच में विदेशों में जा रहे हैं, और फिर वो उनके गुलामी वाले जीवन में व्यतीत कर रहे हैं। हरियाणा या भारत में वो जमींदार परिवार से हैं, 80-80 किलो के मालिक हैं, लेकिन वहाँ जाके विदेशों में जब वो ट्रक चलाते हैं, वो लंबा चौड़ा, वो एक मजदूर के तरीके से, लेबर से के तरीके से काम करते हैं। लोगों को क्या समझ क्यों नहीं आ रहा कि उन वीर शहीदों ने जो बलिदान दिया, उस वीर शहीदों के बलिदान से वो कैसे अनभिज्ञ हैं? क्या हमारे साहित्यकारों ने जितना उनका गुणगान करना चाहिए था, जितनी उनकी बातें प्रकाशित की जानी चाहिए थी, जितनी वो बातें हाईलाइट होनी चाहिए थी, क्या उतनी हाईलाइट नहीं हुई, जिस वजह से हमारे बच्चे जो युवा हैं विदेशों की तरफ भाग रहे हैं? मैंने तो आपको पहले ही बोला है कि कितने साल अंग्रेजों ने हमारे राज किया, अब हमारे बच्चे जाकर उधर उनके गुलाम बन रहे हैं। आप इसको लाइट को बंद कर दो,
अंधेरा लगेगा ना। जी अब लाइट जगा के रोशनी है, वही हिसाब है, वहाँ लाइट जग रही है, हमारे यहाँ अंधेरा है, मतलब समझ जाओ आप। जी वहाँ लाइट जग रही है फॉरेन में, यहाँ अंधेरा है हिंदुस्तान में। वो लाइट को देखकर बच्चे लाइट की तरफ जा रहे हैं, अंधेरे की तरफ नहीं जा रहे। जी ये आप मतलब सब पब्लिक सब समझ जाएगी मेरी इतनी छोटी सी बात। जी। जाते जाते जो हजारों लाखों जो युवा आपको चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, क्या आप मैसेज आप देना चाहेंगे उन युवाओं को, किस प्रकार से वो अपने जीवन को सफल बनाएं, और जब उनका जीवन सफल होगा तो देश और राष्ट्र का भी जीवन सफल होगा, और जो 2047 का जो विकसित भारत का जो एक सपना लेके चले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या उसमें आपके दिए हुए मार्गदर्शन से वो उसकी प्राप्ति करने में सफलता हमारे को प्राप्त हो पाएगी? बिल्कुल होगी जी। मैं तो आने वाली पीढ़ी नौजवान बच्चों को बेनती करता हूँ, पहले तो नशे से दूर रहे, क्योंकि नशा जो है माँ बाप को भी दुखी करता है, पैसे को भी दुखी कर रहा है, अपनी सेहत को भी खराब करता है। अगर नशे दूर रहेंगे तो माँ बाप भी खुश, अब बच्चा अपनी सेहत का भी खुश। दूसरी बात, मैं हमेशा ही अपील करता हूँ सब कॉलेज स्कूलों में जाकर, जो बच्चे छोटी छोटी बच्चियों के साथ जबर जुनाह करते हैं, उनको मेरे ख्याल राष्ट्रपति को तुरंत ऑर्डर कर देना चाहिए, शूट एंड साइट के ऑर्डर दे देने चाहिए। ऐसा कानून हो, जो भी किसी छोटे बच्ची से, किसी लड़की से जबर जुनाह करता है, उसको उसी वक्त गोली मार देनी चाहिए। मैं तो यही बच्चों को, नौजवान आने पीढ़ी को यही कहना चाहता हूँ। हमारे जो वीर शहीद सुखदेव थे, उन्होंने बिना किसी लोभ लालच के अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। अब आप वर्तमान दौर में आप जी रहे हैं जहां राजनीतिक लोग ताकतवर लोग हैं, क्या कभी मूड नहीं किया जीवन में कि भी राजनीति के क्षेत्र में आकर लोग गंदगी कहते हैं, लेकिन गंदगी को तो गंदगी में उतर कर ही साफ किया जा सकता है, कभी मूड नहीं बना कि राजनीति के क्षेत्र में आकर इस जो मिशन, जो शहीद सुखदेव जी का जो एक मिशन था, इस मिशन को आगे बढ़ाया जाए? क्या मूड किया या वो विचार मन में आए नहीं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारे दादाजी जब उनको केस चल रहा था तो अंग्रेज लोग हमारे रिश्तेदारों को घर में चारों पैरे लगा दिए थे, कहाँ भाग गए, बचते फिरते थे। उन्होंने गोली के ऑर्डर दिए हुए थे हमारे सारे, 23 मेंबर और थे। तो हम क्या बताएं, उस वक्त भागने की पड़ी कि जान की पड़ी। उन्हें कि एक तो बच्चा हमारा चले गया, हमें भी ले जाओ साथ में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ राजनीति में आना तो हमने ठीक, क्योंकि यही सरकारें यही कीजिए। राजनीति में क्या करेंगे, अगर एमएलए की टिकट ले, कितने करोड़ दो तो कांग्रेस की टिकट ले लो, कितने करोड़ दो तो उसकी टिकट ले लो। एमएलए एमपी, अब देखो केजरीवाल साहब आए हैं तो 20-20, 30-30 करोड़ की एमपी की टिकट मिल रही है। 30 करोड़ में एमपी की टिकट लेकर एमपी हो गया, उसको राजनीति का पता ही ना हो, पैसे देकर टिकट ले आए, एमपी बन गए। ये हम दे नहीं सकते, इसलिए हम उस तरफ जाए क्यों? अगर पैसा ही देना है तो फिर राजनीति क्यों करनी है? अगर मैं पैसे लूँगा, इससे भी पैसे खींचूंगा, उससे भी पैसे खींचूँ, पैसे अपने पूरे करेंगे, तो ये बात गलत है। मैं तो राजनीति में तो कहना नहीं चाहते। तो मैं तो हरियाणा सरकार को, हरियाणा के आम पब्लिक को कहना चाहता हूँ, देश की तरक्की के लिए, देश में ही रहकर देश की उन्नति के लिए काम करें। ठीक है, कई लोगों को नौकरी नहीं मिलती, ये तो सरकार, प्राइम मिनिस्टर, सीएम को सोचना चाहिए, स्टेट के सीएम को सोचना चाहिए कि अगर बच्चा 12वीं पढ़कर कोई पीएचडी कर रहा है, कोई लॉ कर रहा है, कोई और नौकरी को मिल रही है, उनको नौकरी मिले ताकि हिंदुस्तान में बच्चा रहे, माँ बाप भी खुश, बच्चा भी खुश, देश भी खुश। क्योंकि देश की तरक्की के लिए बच्चा चलेगा ना। हम देखो कितने लाख बच्चा हमारा पंजाब और हरियाणा से फॉरेन में चला गया, कोई कनेडा में है, कोई अमेरिका में, कोई रशिया में, कोई कहाँ। तो माँ बाप अकेले हैं, कई बच्चों के बच्चे बाहर चले गए, माँ बाप अकेले हैं, क्या करें? वो वहाँ से पैसे आएंगे, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, कौन करेगा देखभाल? जब बच्चे ही करेंगे देखभाल, माँ बाप की देखभाल तो बच्चा ही करता है। आंढ गुआढ़ तो कोई आएगा, पूछ लेगा कैसे हो जी, हॉस्पिटल ले जाएगा, दवाई दिला देगा। जो बच्चा माँ बाप की सेवा नहीं करेगा और कौन करेगा? इसलिए मेरी तो बेनती है आम जनता को, सारे पेरेंट्स को, हिंदुस्तान के, मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, अंग्रेजों के गुलाम। ठीक है, मैं तो एक वर्ड, शॉर्ट वर्ड बता दिया, वहाँ लाइट जग रही है, यहाँ अंधेरा है, तो आप समझ जाओगे सब लोग वहाँ लाइट किस लिए जग रही है, वहाँ क्यों लोग जाते हैं। यहाँ अंधेरा है क्योंकि नज़र नहीं कुछ आ रहा ना तरक्की के लिए। जवानी जी रही है, तनख्वाह नहीं मिल रही, नौकरियाँ नहीं मिल रही, इसलिए वो लाइट की तरफ जा रहे हैं। जी,
थापर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मार्मिक जो शब्द आदरणीय थापर जी ने कहे, वास्तव में वीर शहीदों का जो जिक्र किया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वो तीन जिस्म एक जान थे। कहीं ना कहीं हमारी सरकारों से कुछ त्रुटियां हुई हैं, कुछ गलतियां हुई हैं। उन तीनों जिस्म और एक जान को निश्चित तौर पर एक मंच और एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना अति आवश्यक है। और निवेदन सरकारों से, इस प्रकार से जो वीर शहीदों के परिवार से परिजन जो बैठे हैं, उनमें उन्हीं वीर क्रांतिकारी वीरों का खून है, उनकी ताकत का, उनके ज्ञान का सदुपयोग कीजिए। आप कोई ऐसा आयोग गठित कीजिए। निश्चित तौर पर सरकारें विचार करें, एक वीर स्वतंत्रता सेनानी परिवारों का, शहीदों के परिवारों से एक ऐसा आयोग गठित करें जो संस्कार और वीरता के पाठ हमारे स्कूल कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाए। तो निश्चित तौर पर जो एक 2047 का जो सपना है विकसित भारत का, उसकी प्राप्ति की जा सकती है। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास मुद्दे पे किसी खास शख्सियत के साथ आप सबके बीच होंगे। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय हिंद।